relations, global issues. एंड मैंने आपको ये भी बताया था हमारे 3 पिलर्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, दैट इज प्री 1947, पाक रिलेशंस एंड पाक डोमेस्टिक. यू विल सी कि इसके अंदर पाक डोमेस्टिक जो है, पाक डोमेस्टिक इज also found in current affairs as well. So this is one of those pillars that completely overlaps with in between the two subjects. Today our focus of study is Pakistan constitutional history and Pak issues. एंड जो मैंने इसके आपको लेक्चर प्लान में एक्सप्लेनर दिया था कि इसके अंदर होगा क्या, उसमें था की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, उसमें था हम थोड़ा रोल ऑफ जुडिशरी पे नजर डालेंगे, हम फेडरलिज्म पे की बात करेंगे. एंड ऑब्वियसली जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो आप उसी वक्त यू कम एंड यू टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट इफ यू टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म इन पाकिस्तान. एंड हम सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पर भी थोड़ी तबसरा करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात उसके ऊपर भी करेंगे. So to give you a context, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी मार्क्स वैल्यू या आपके पेपर के लिहाज से जो वैल्यू है वो है, लेट मी, आपके पेपर के लिहाज से जो इसकी वैल्यू है, आपकी चार्ट मेरे से 1 मिनट वो हो गई है, चलो अब इट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी. अच्छा जी, वो इन 2 सवालों में आप देख सकते हैं, पिलर 3 ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इश्यूज एंड रिलेशंस. एक सवाल आया था, हाउ फार नेचर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस हैज चेंज्ड अंडर द अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. फिर एक था डिस्कस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट. तो यू सी के आपका ज्यादा एम्फेसिस था फेडरेशन के ऊपर एंड आपका ज्यादा एम्फेसिस था 18th अमेंडमेंट के ऊपर in terms of what the examiner asked. And similarly अगर आप देखें कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स जो हमसे करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, उसके अंदर हमें इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस के ऊपर बात हुई है कि भाई न्यू प्रोविंस की भी बात हुई है एंड जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं उनकी आपस में इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई है. तो दिस शोज हमारा एम्बिट ऑफ क्वेश्चंस क्या है. इसके अलावा Inshallah, when you all clear your written part, so the Pakistan's constitutional history is and Pakistan's constitution is a very important part of your interview preparation as well. And similarly, if you are also preparing other subjects like political science or you're preparing constitutional law, so this lecture also uski input udhar bhi jati hai, specifically in political science section B, which is almost completely derived from the constitutional aspect of Pakistan affairs. So this shows why you should be attentive to this lecture and why you should focus on this. Sequence क्या होगा, हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को थोड़ा डायसेक्ट करेंगे, फिर हम पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक ओवरव्यू लेंगे, रोल ऑफ जुडिशरी का ओवरव्यू लेंगे, कुछ की केसेस हैं उनको देखेंगे, जुडिशरी ने डॉक्ट्रिन्स के ऊपर कुछ फैसले किए उनको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इनपुट को देखेंगे, फेडरलिज्म पे बात करेंगे, सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पे बात करेंगे. एंड एज यू कैन सी कि जो हमारा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो काफी ब्रॉड है, तो आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज एंड आई विल बी शोइंग यू डिफरेंट वेज ऑफ टैकलिंग इट. जो 18th अमेंडमेंट है एंड जो आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, उसमें मैं आपको अपना मॉक भी रेफरेंस करूंगा. मोहम्मद अब्दुल वासी, यू आर नेवर हैप्पी विद एनीथिंग, सो आपकी कंप्लेन को मैं रजिस्टर भी नहीं करूंगा जब तक कोई बाकी बंदा कंप्लेन नहीं करेगा ना. So I will not register your complaint. This is not me being rude to you, me trying to be funny. So Pakistan constitutional history. If you divide your constitutional history, अच्छा so है issue नहीं जा सकते. Okay, let me now switch internets because it's gone on for too long. So now I've switched to 4G. Am I audible to you? Now is it good? चलो ठीक है. So now we have switched to 4G and
we are sitting in the only place in Balochistan jahan 4G uninterrupted. So that is Quetta Cantonment if you do not get the joke. So Pakistan constitutional history, pre and post 1947. Pre 1947 इसलिए डाला है because we have a shared history with India and sometimes neglect कि हमारी constitutional development में British का एक बहुत role है. Prior to independence, the Indo-Pakistan subcontinent was governed by a succession of mayors, जो British ने लिए in order to govern this subcontinent. And also notice the use of terminology Indo-Pak subcontinent. You have to, as Pakistanis, we have to start using this terminology because this is not the Indian subcontinent only. We have to start coming out of this identity कि जो हमें overshadow किया हुआ है इंडिया ने हर सूरत में कि we are considered पाकिस्तान का है इंडिया के साथ. We have to start coming out of it and उसके अंदर language is a big vehicle. So the Indo-Pak subcontinent was governed by a succession of mayors जिसको हम कहते हैं Government of India Acts. Government of India Acts 1773 से लेके 1935 तक रही और इसके अंदर मजीद एक डिवीजन है जो 1773 से लेके up until the War of Independence या जिसको म्यूटनी कहते हैं ब्रिटिशर्स 1858 के अंदर तब तक हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी. सो उन सारी एक्ट हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट. नॉट नीड टू द ईयर बट 1858 के बाद हम प्रॉपर एक क्राउन प्रिंसिपैलिटी हम एक प्रॉपर क्राउन डोमिनियन बन गए. तो उसके बाद जो एक्ट्स आई उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स. 1833 53 Government of India Act 1833, Government of India Act 1853, Government of India Act 1858. फिर 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आते हैं आफ्टर द शिमला डेपुटेशन मीट्स द वायसराय ऑफ दैट टाइम इन शिमला एंड वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम्स की ये डिमांड्स हैं जहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आती है. एंड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर सिंपैथेटिक टू मुस्लिम डिमांड्स. सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें आ रही हैं, मुस्लिम्स को माइनॉरिटी सेफगार्ड्स की बात आ रही. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है जिसको मॉन्टे-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. एंड उसके बाद तफसीलन बैठकें होना शुरू हो जाती हैं बिटवीन ब्रिटिश एंड द इन लोकल इंडियन लीडर्स. नेहरू रिपोर्ट, कायद आज़म्स 14 पॉइंट्स लीडिंग अप टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. एंड उसके बाद फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद हमारे कांग्रेस इलेक्शंस होते हैं 1937 में. कांग्रेस इलेक्शन में इलेक्शंस होते हैं 1937 में जो कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं. फिर डे ऑफ डिलीवरेंस आता है एंड उसके बाद फिर 1945 के इलेक्शंस होते हैं. यार अब इससे ज्यादा पता आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यही मेरे पास जो घर का बेस्ट स्पॉट है मैं उधर बैठा हूँ एंड इंटरनेट इज 4G. अगर आ रही है तो यू माइट नीड टू चेक द इंटरनेट अपनी तरफ पे. प्रॉब्लम की नोयत क्या है? प्रॉब्लम की नोयत क्या है कि मेरी वॉइस समझ नहीं आ रही, कहीं कहीं लैग करती है. मुझे सलमाजिद से चेक करना था. मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं आ रहा. तो आप ऊंचा बोल सकते हैं, ठीक है. मैं थोड़ा और ऊंचा भी बोल देता हूँ आपके लिए. मैं इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ. चेक. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है एंड उसके बाद फिर 1945 में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के बाद 40 हमारी जो मुस्लिम लीग है अच्छी परफॉर्म करती है. 46 के अंदर 3 जून प्लान और ये वाली सारी चीजों का अब लीड अप बन रहा है, बिल्ड अप बन रहा है. 47 में यू सी के आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है. एंड जब 47 में आपको इंडिपेंडेंस मिलती है you do not have a constitution. तो सबसे पहला काम ये होता है कि 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने पहले सेशन में बैठती है. फर्स्ट सेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्स प्लेस अंडर द
leadership or the presidency of कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 14th अगस्त को आपको अपनी इंडिपेंडेंस मिलती है एंड यू अडॉप्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके तहत इंडिपेंडेंस मिल रही है along with amended Government of India Act 1935 as your provisional constitutional documents. मेरे साथ जो वॉलंटियर थी उनका नाम था ताबीर. हाँ, ताबीर, काइंडली स्टार्ट राइटिंग नाउ. सो पाकिस्तान की प्री 1947 वी हैव ट्रेस्ड. आप इसको एक फ्लो चार्ट हल्का सा बना के दे सकते हैं उनको. प्री 1947 में ये लिस्ट कर दें, लेकिन जो ही आप पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बर्ड्स आई व्यू देखें. लेट मी शो यू आप कैसे करेंगे. तो जब आप देखेंगे can you see the whiteboard on the screen? Okay. को फिर आप आगे ले जाएंगे. पोस्ट को आगे लेके जाने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे 12 अगस्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास हो जाता है. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके नीचे दे देंगे. फिर 14 अगस्त adoption of Government of India Act 1935 plus Indian Independence Act IIA 1947 as provisional document. Tabir, kindly write adoption of Government of India Act 1935 plus Indian Independence Act 1947 as provisional constitutional document. इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? 12th मार्च 1947 में क्या करते हैं आप? You adopt the objectives resolution. अभी आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है? ठीक है. सो यू 12 मार्च 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप अडॉप्ट करते हैं. इसी दिन आप एक और फैसला करते हैं, या मैं इधर पिछला वाला मिटा रहा हूं ताकि नाइनटीन 49 you're right, 1949. और इसी दिन फिर आप क्या करते हैं कि फौरन बाद आप एक प्रिंसिपल्स कमेटी की तश्कील देते हैं. यू से देयर विल बी अ कमेटी बैठ के आपके बेसिक प्रिंसिपल्स बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अंडरलाइन किए हैं उनको आगे लेके चलेगी. अब बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ये 1949 में बनती है एंड इट गिव्स इट्स फर्स्ट रिपोर्ट, बीपीसी रिपोर्ट, इन 1950. बीपीसी रिपोर्ट पहले आती है 1950 के अंदर, एंड इसको ट्रेमेंडस ऑपोजिशन मिलती है ईस्ट पाकिस्तान से, बिकॉज
इसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो कि 56% ऑफ द पॉपुलेशन थी, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता इन द पार्लियामेंट. सो Tabir, you'll write the numerical majority of East Pakistan was not adequately represented through the constitutional formula devised in PPC report 1950. हिंदू अवाम का ये जो क्रिटिसिज्म था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर था. एंड चूंकि बीपीसी कमेटी का काम ये था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आउटलाइंड तरीके को ही खोल के बेहतर प्रिंसिपल्स बनाने थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो वो वाली चीज उधर से ही हमारे पास क्रिटिसिज्म आ जाता है. सो 1950 को बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, वो विड्रॉ कर ली जाती है, लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हो जाती है, एंड देन ख्वाजा नाज़मुद्दीन ऑर्डर्स, ये बल्कि बीपीसी ऑर्डर ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने की थी बिकॉज़ ही वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम. सो बीपीसी रिपोर्ट 1952 आपको दूसरी रिपोर्ट मिली इसके बाद. एंड जब बीपीसी रिपोर्ट 1952 आती है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है. हम उसके फ्लॉज एंड वो सारी चीजों को भी हाईलाइट करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रन डाउन के होता क्या है. एंड अभी तक आपकी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसकी एक कमेटी है, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, जिसने दो रिपोर्ट्स दे दी हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स योर गवर्नर जनरल डिसाइड्स he will sack the Constituent Assembly because the Constituent Assembly was trying to undercut some of the Governor General's directives. And वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव पावर्स को, जो कि वो ज्यादा मास कर चुका था उस टाइम पे वर्किंग इन अंडर अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उसको अंडरकट करने के लिए को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नर जनरल साहब कहते हैं कि मैंने ये किया है by taking the powerful personalities within the country on board. So he sacks the Constituent Assembly. And जो official excuse देते हैं वो कहते हैं कि they have lost the confidence of the people of Pakistan, इसलिए मैंने कर दिया. This happened in 1954. And when this happened, तो जो उस टाइम का हेड होता है of the Constituent Assembly, president, जिसका नाम है मौलवी तमीजुद्दीन साहब. मौलवी तमीजुद्दीन साहब immediately goes to the Sindh High Court. And he says कि भाई this is malafide of ill intent, this is wrong and ultra vires to the principles of constitution making. जब वो ये कहता है तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन साहब एंड द गवर्नर जनरल साहब. ही सेज कि भाई किया गलत किया या ठीक किया वो एक अलग, बट जिस रूल के तहत सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो लॉ अभी लॉ बना ही नहीं क्योंकि गवर्नर जनरल के उस लॉ के ऊपर साइन नहीं हुआ. तो ये एक टेक्निकलिटी प्लीड करते हैं वो उसके सामने इस केस में, एंड सिंध हाई कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देती है. बट दे गो फेडरल कोर्ट, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट कहते हैं, एंड फेडरल कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ द गवर्नर जनरल. एंड वो एक बड़ा आपको पहला अपना मौलवी तमीजुद्दीन केस, फर्स्ट केस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जहां यू सी कि एग्जीक्यूटिव बढ़कर एक काम करता है एंड कोर्ट उसको रोकने के बजाय कोर्ट उसको लीगल स्टेटस या लीगल सैंक्शन दे देते हैं. एंड उसके बाद फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब MAB फॉर्मूला एक देते हैं इन द बीपीसी रिपोर्ट, थर्ड बीपीसी रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं MAB फॉर्मूला, मोहम्मद अली बोगरा फॉर्मूला, जिसमें he tries to strike a principle of parity between East and West Pakistan in terms of the representation in parliament. तो वो कहते हैं जी अपर हाउस है लोअर हाउस है, तो हम लोअर हाउस को पॉपुलेशन बेस कर रहे हैं, अपर हाउस को प्रोविंस के बेसिस पे कर रहे हैं. जो लोअर हाउस होगा और अपर हाउस होगा उनकी जो कंबाइंड सीट्स होंगी वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी होंगी या बराबर होंगी. एंड यहाँ ही आपको दिस इज द जेनेसिस ऑफ द वन यूनिट फार्मूला. East Pakistan is one unit and West Pakistan is one unit, and this is the genesis where West Pakistan के जो 4 फेडरल प्रोविंसेस हैं
या जो अभी फेडरल प्रोविंसेस हैं, उस टाइम के जो 4 एक तरह की एंटिटीज थी. बलूचिस्तान वाज नॉट अ प्रोविंस एट दैट टाइम, रादर बलूचिस्तान वाज a separate confederation, एक सेमी ऑटोनोमस कन्फेडरेशन थी जिसमें कलात, जिसमें मकरान, जिसमें लसबेला, ये सारों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हासिल था. आफ्टर दे उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मान लिया गया था. ये सारों को क्लब कर दिया जाता है बलूचिस्तान की एंटिटीज, सिंध, पंजाब, उस टाइम का NWFP, इनटू वन यूनिट दैट इज वेस्ट पाकिस्तान. बंगाल जो है, आज का बांग्लादेश है, वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है. एंड दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑन फेडरलिज्म दैट we see in Pakistan. ये सारा होता है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाती है, and the second constituent assembly ends up making the 1956 constitution, which is subsequently adopted, and उसके बाद आगे चीज चल जाती है. So this was a brief वो आपको on the constitutional history of Pakistan up till 1956. 1956 के बाद क्या होता है? वन यूनिट फार्मूला, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. आप इसी तरह इस फ्लो चार्ट को आगे चलाते रहेंगे. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. कैन समवन टेल मी, मिलेगी नमाज ब्रेक? भाई मिलेगी, मिलेगी. You can think about everything but not what is being taught. So नमाज ब्रेक भी आपको देंगे. Let me know when will be the right time to give all of you namaz break, because you're at different places. So would 7:20 be good? अभी इट्स नॉट पॉसिबल था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंप्लीट कर दूं. 7:15 कर लेते हैं. I'll give you a namaz break on 7:15 would be okay. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. मुझे ये बताएं, किस दिन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की? Who amongst you can tell me the day when it was adopted? I'm not asking Islamic Republic. किस दिन? 23rd March. 23rd March 1956 it was promulgated. Okay. 1956. And when was it abrogated? 8th October 1958. 2 साल ये चली थी. And within these 2 years ये abrogate क्यों हो गई? Because within these 2 years that the 1956 constitution was in place, Pakistan saw change of 4 governments in the capital. 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म आए, and there was a sense of political instability. And this resultant political instability compelled General Sikandar Mirza, then President of Pakistan, to declare martial law and to invite the chief martial law administrator at that time, Air Marshal General Ayub Khan, to come and हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने इनवाइट कर लिया. एंड दैट वाज योर फर्स्ट मार्शल लॉ. इसलिए इसको कू नहीं कह सकते, बिकॉज जनरल अयूब डिड नॉट, या कू कह भी सकते हैं, बट ही वाज इनवाइटेड इनटू कमिंग इनटू पावर इन 1958. सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक कमेटी बनाई. सो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन होगी 23rd मार्च को, एब्रोगेटेड 8th October 1958. हाँ, a peaceful coup एक आता. Peaceful नहीं, an executive coup, because आपका highest executive office ने ये किया. And then a committee was formed under Justice Shahabuddin. कह सकता हूँ, in order to investigate why parliamentary democracy had failed in Pakistan. So the committee wasn't asked to find out why the coup came. Committee was tasked to find out कि भाई पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत फेल क्यों कर गई. जनरल साहब ने खुद ही उसको एक आंसर क्वेश्चन दे दिया कि तुमने देखना ही ये, उन्होंने फैसला उससे सुना दिया कि पार्लिमानी डेमोक्रेसी फेल कर गई है. अब तुमने मुझे बताना कि क्यों करके गई. Why?
एंड जस्टिस शहाबुद्दीन साहब की फिर रिकमेंडेशंस आई. इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक बेसिस बनाया गया टू इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस in 1962 की constitution. Who amongst you can tell me when 1962 constitution was promulgated? जिसको promulgated का मतलब नहीं पता, promulgated है कब लगाई गई. और मेरे से पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? Anyone else? 8 June 1962. 8 June 1962 को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको मिलती है. ये कॉन्स्टिट्यूशन चलती रहती है अप until 1969 when जनरल याह्या खान ironically आते हैं, was the martial law administrator and वो आके मार्शल लॉ लगा देते हैं. एंड अब वो कहते हैं कि मैं इलेक्शंस कराऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन वो इलेक्शंस कराते डिले हो जाता है. 1970 में जाके आपको अपने पहले इलेक्शन होते हैं, जो कि भलाई आपको समझाए कि the first elections in a democracy that you were able to conduct on a national level were conducted in 1970, some 23 years after your birth as a democratic, as the Democratic Islamic Republic of Pakistan. So 1970 के इलेक्शंस होते हैं. एंड आयरॉनिकली ऑब्वियसली अब आपकी एक्सरसाइज तो होती नहीं है इलेक्शंस के अंदर, आपको नहीं पता इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, एंड उन इलेक्शन अगर आप हार जाए इसका रिजल्ट आपने कैसे एक्सेप्ट करना है. एंड आपकी आइडियोलॉजिकल एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं मुल्क के अंदर, ज्योग्राफिकल फॉल्ट लाइंस. ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से दूर है. ईस्ट पाकिस्तान में अवामी पार्टी जीतती है, वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब जीतते हैं. भुट्टो साहब कहते हैं कि जो बंदा उधर जाके उसने सेशन अटेंड किया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा. जनरल याह्या खान डज नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ एंड करते करते फॉल ऑफ ढाका हो जाता है. ईस्ट पाकिस्तान गोज अवे, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान रह गए. अब फिर पाकिस्तान गोज कि जी अब तो एक और नई कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ेगी हमें, we have to come out of this. So, 1972 में एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है. बिल्कुल, आई विल. प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ऑर्डर, एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन डालते हैं आप 1972 में, जिसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द टेम्परेरी रनिंग ऑफ द कंट्री. एंड आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ लग पड़ते हैं from what remains of West Pakistan, people who were elected in West Pakistan. And अब इसमें इशू ये आता है कि भुट्टो साहब has won from Punjab and Sindh, but Balochistan and KPK या उस टाइम का NWFP has been won by an alliance जिसकी हेड पे NAP होती है, नेशनल अवामी पार्टी. एंड NAP के इनके चीफ मिनिस्टर्स इधर के NAP के आते हैं भुट्टो साहब के दौर में. अब NAP वाले जो हैं उनको डर ये होता है कि पंजाब भुट्टो साहब ने जीत लिया है तो फेडरल हुकूमत तो इनकी है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो ऐसी बने कि वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को गारंटी करे. हम जिस सूबों के अंदर हमारी हुकूमत है हम वहाँ खुल के अपने आराम से हुकूमत कर सकें. एंड वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में स्टार्ट से फेडरलिज्म पर एक अटैक पे अटैक होता रहा है. पहले 1 यूनिट स्कीम के तहत, उसके बाद फिर ये मार्शल लॉ के अंदर आपने जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कर दी थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बिलाल कह रहे हैं बेसिक डेमोक्रेसी. Bhutto was 82 out of 138. Then why ally with NAP? Because he needed NAP in order to bring the new constitution. Constitution पे सबके साइंस नहीं है. Constitution बनाना में आप यू कैन नॉट खुद से बना नहीं सकते क्योंकि फिर NAP वाले आएंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. सो यू नीडेड फॉर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसने फिर उनको ये बैक एंड फोर्थ चलता है, बैक एंड फोर्थ चलता है. एंड देयर आर पाकिस्तान के जो पेजेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री हैं वो राइट कि भाई NAP वाज नॉट
agreeing to what Bhutto and his party had in mind for the constitution because they wanted a strong center. भुट्टो साहब की जो डायग्नोसिस था कि मुल्क क्यों टूटा वो ये था कि भाई मुल्क का जो एग्जीक्यूटिव था वो कमजोर था एंड मुल्क का एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए आप ये महसूस करेंगे कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है इट गिव्स फॉर अ स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव जिसमें पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. एंड भुट्टो साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे. ही वांटेड कि भाई पावर्स यहाँ कंसंट्रेट हो. एनएपी वाले चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, फेडरलिज्म हो. तो ये सारी टेंशन की सेफ गार्ड्स हो. तो एनएपी वालों ने ये सारी अपनी अमेंडमेंट्स दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट्स होने चाहिए. उन कुछ अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया एंड उनको कहा गया कि अगर आपने साइन नहीं किए तो आपके ऊपर ट्रीजन लगाएंगे. एंड देन फिर इस तरह उनको आर्म ट्विस्ट करके मना लिया गया एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. Who amongst you can tell me when 1973 constitution was promulgated? So 1973 constitution comes into being. Thank you. 1973 constitution comes into being and उसके बाद हम चलना शुरू हो जाते हैं आगे एंड फास्ट फॉरवर्ड अभी 5 साल ही चलते हैं. 1979 में फिर से कूल आ जाता है. फिर से कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने अभी बनाई है ज़ियाउल हक साहब आते हैं एंड वो आके कहते हैं कि भाई जिस लेकिन वो ये करते हैं कि इस दफा अयूब खान की तरह वो ये नहीं आके कहते कि व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड. फलाने जस्टिस उठो एक रिपोर्ट लिखो मुझे बताओ क्यों फेल हुआ है ताकि मैं उसके बुनियाद पे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ हुकूमत बनाऊं. बिकॉज डिक्टेटर्स कैन सर्व बेटर इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. उनको सूट करती है. बट वो इतना करते हैं, वो इतना रहम करते हैं हम पे कि वो कहते हैं कि अच्छा जी ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सालों के लिए इन इफेक्ट नहीं होगी. दिस विल बी हेल्ड इन अबेयंस. जो वो लफ्ज इसके लिए यूज करते हैं वो है हेल्ड इन अबेयंस. हेल्ड इन अबेयंस. तो 1985 तक इट्स हेल्ड इन अबेयंस. फिर पहले इलेक्शंस होते हैं. वो कहते हैं जी नॉन पार्टी बेसिस पे. ज़ियाउल हक साहब केम एंड ही सेड कि 40 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन कराएंगे. ज़ियाउल हक साहब लेफ्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ ये 11 years 144 days. सो 40 दिन बढ़ते बढ़ते 11 साल 144 दिन बन जाते हैं. इस दौरान 1985 में वो करा नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराते हैं एंड देन जुनेजो हुकूमत आ जाती है. नवाज शरीफ की जेनेसिस होती है. नवाज शरीफ साहब emerges as the CM of Punjab, first as the financial minister of Punjab, then as the chief minister of Punjab, and then as a forward block within the party against Junaid Saab when Junaid Saab falls out with Ziaul Haq. जब ये चले जाते हैं फिर इलेक्शन होते हैं. मोहतरमा वापस आती है. 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो जाती है. बट जो ज़ियाउल हक के टाइम के ऊपर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर मुकम्मल तौर पर चेंज कर देती है. उस अमेंडमेंट का नाम था 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बस जा रहे हैं रिमशा एंड वासिद जा रहे हैं. मैं फिर से आपको ये पूरी थॉट ट्रेस कराऊंगा तो हमारा टाइम जाया होगा. जस्ट गिव मी 2 minutes. सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ जाती है 8th अमेंडमेंट के साथ क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को वीक कर दिया जाता है. प्रेसिडेंट के ऑफिस को एम्पावर किया जाता है. आर्टिकल सच एज 58 टू बी आर इंट्रोड्यूस जिसमें सादिक और अमीन एंड इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं in order to disqualify politicians and to disqualify prime ministers. पूरी जो मेकअप है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर फेडरलिज्म और नीचे चला जाता है एंड आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बन जाती है. भुट्टो साहब वापस आती हैं. शी ट्राइज टू रिवर्स इट बट वो मुकम्मल रिवर्स नहीं कर पाती. उसका कैरेक्टर अभी भी इसी तरह का मिक्स्ड कैरेक्टर चला जिसमें प्रेसिडेंट नॉट जस्ट हेड ऑफ स्टेट बल्कि उसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं एंड उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है टू डिसमिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट entirely and dissolve assemblies on his own without the एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और यही होता है अगले 10 सालों में 2 दफा. इसमें प्रेसिडेंट एक दफा भुट्टो साहब साहिबा की हुकूमत को डिसमिस करते हैं
फिर एक दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसमिस करते हैं, वो चैलेंज होती है सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत बहाल हो जाती है। देन ये वाली सारी गेम चलती रहती है। नवाज शरीफ साहब आते हैं 97 में, वो आके 13th अमेंडमेंट कर देते हैं। दी 13th नहीं करते, सॉरी, वो आके अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को टू रिपील, बल्कि नहीं 13th ही अमेंडमेंट करते हैं, टू रिपील द प्रेसिडेंट्स राइट टू डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। एंड अभी ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो अचानक 1999 में दोबारा कूल हो जाता है। एंड मुशर्रफ साहब आते हैं, तो आके फिर से आप कोई कहते हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखेंगे, फिलहाल इसको टेम्परेली सस्पेंड कर रहे हैं। उन वो चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फिर उनको करने देता है। एंड देन लेकिन वो कहते हैं सिर्फ 3 साल के लिए आप कर सकते। सो वो 3 साल के लिए एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है, पीसीओ जिसे हम कहते हैं। 2002 में 3 साल एंड हो जाते हैं, तो फिर उनको इलेक्शन कराते हैं अपनी एक किंग्स पार्टी बना के, जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद। जो लोग नवाज शरीफ की सपोर्ट, नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो जो जो लोग आर्मी के साथ चले गए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद में आते हैं। PMLQ then remains in power with President Musharraf up until 2007-2008 when Musharraf चले जाते हैं। And बिल्कुल I'll elaborate difference between legal framework order of Sharia and Musharraf. तो PMLN did amend this, ना? PMLN did, मैं आपको बताया, by an amendment PMLN took this power away from the president. वो 2/3 majority के साथ था 90, he cannot dissolve the assembly directly without the advice of the prime minister. हो गई थी, and it is still in your constitution कि आप वो नहीं कर सकते। बट वो इट वाज टू लिटिल टू लेट ना। एक दफा दोनों को वो झटका लगा तो फिर उसके बाद उन्होंने किया। एक दफा पीपीपी को लगा तो नवाज शरीफ साहब खुश हुए, फिर PMLN को लगा तो ऑब्वियसली उसके बाद जाके ये सीखे। हमारी पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज कॉट अप, हम गलत तजुर्बे करते हैं फिर उनसे सीखते हैं। हमें इतनी विजन नहीं है कि हम तजुर्बे करें ही ना सिर्फ। एंड लास्टली 2008 के अंदर 18th अमेंडमेंट आ जाती है, व्हेन जरदारी साहब की हुकूमत आती है 2008 में, नहीं सॉरी 2009 में, 2009-2010 के अंदर। एग्जैक्ट डेट है इसकी 12 अप्रैल, उसको 18th अमेंडमेंट इज साइंड इनटू 2010, 12 अप्रैल 2010 18th अमेंडमेंट इज साइंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोशिश ये करती है कि वो जितनी भी ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसके साथ चेंजेस हुई हैं, जिसने उन्हें सेमी प्रेसिडेंशियल बनाया है, जो जो भी उसके अंदर डिस्टॉर्शंस आई हैं, उसको इस तरह रिहेबिलिटेट करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करे। सो दैट इज व्हाई 18th अमेंडमेंट इज वेरी क्रूशियल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसके बाद वाली हिस्ट्री आपके सामने है, आप लोग ने देखी है। जब आप लोग वापस आते हैं तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की तरफ जाएंगे, 18th अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे। मैं आपको अपना मार्क भी दिखाऊंगा उसमें, ताकि भी डायसेक्ट 18th अमेंडमेंट इस तरीके से कि आप उससे क्वेश्चन में, and then we move forward with the lecture. You can have a break of, would 10 minutes be okay? 10 minutes break for your namaz prayer. See you back.
Okay, so I hope you're back. We have completed our 10 minutes. Now we'll move forward. We have traced the constitutional and somewhat political history of Pakistan. We'll move forward and हम कुछ एक दो important documents हैं जिनको documents के लिहाज से dissect करेंगे. सबसे पहले जो आपके लिए important है वो है objective resolution. Objective resolution and Tabir, now आपका काम आ गया है. You have to keep on writing it. Objective resolution of Pakistan is considered to be the first landmark constitutional document in Pakistan's constitutional history. ये आप इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. जब आप इसके इंट्रोडक्शन लिखते हैं ये लिखते हैं या इसको बल्कि सेट विजन setting for constitution for future constitution of Pakistan. ठीक है, तो आप ये इसका nature of document. अब I'm not sure why distortion, because I've been sitting in the exact same spot जिसमें मैं पहले बैठा हुआ था and nothing has changed. तो अभी बेहतर हो जाती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है. And now it's clear. So ये date of proposal, date of approval, nature of document, आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं. बाद आप इंट्रोडक्शन दें कि भाई दिस इज द फर्स्ट लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट एंड इस डॉक्यूमेंट के थ्रू बेसिकली प्रिंसिपल सेट करने की कोशिश की गई कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में बननी चाहिए. एंड दे सेट लगभग 8 प्रिंसिपल्स, 8 मेजर प्रिंसिपल्स, सम से 12, कहीं कहीं 14 भी लिखे होंगे. सो इट इज अप टू यू कितने प्रिंसिपल्स शो करने हैं. The most important principle जो कि इसके अंदर था वो ये था कि sovereignty over entire universe belongs to Allah Almighty and delegated to state of Pakistan to be exercised through its people. This clearly showed कि भाई first requirement है of the political system of Islam वो इसमें पूरी करने की कोशिश की गई कि जो सॉवरेनिटी है असल में वो पाकिस्तान की स्टेट में does not rest with the people, it belongs to Allah. It has only been delegated to the people for them to exercise through their elected representatives. तो ये एक पहला सिस्टम था जिसने पाकिस्तान की डायरेक्शन रखी towards becoming an Islamic republic. Similarly, जो दूसरा इसका salient feature था, it defined key principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social. 5 प्रिंसिपल्स का मेंशन इसके अंदर मिलता है कि पाकिस्तान इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा. I'll repeat: principles of democracy, freedom, equality, social justice and tolerance. बट इसके अंदर वो एक कैच आता है, एंड कैच ये आता है कि वो लिखते हैं एज इनंसिएटेड बाय इस्लाम, कि ये प्रिंसिपल्स की जो डेफिनेशन इस्लाम ने दी है उनको अचीव करना हमारी स्टेट का
काम है। एंड फिर एक तीसरा प्रिंसिपल इसके अंदर आता है जिसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी जाती है, वेयर इन Muslims shall be enabled to follow their religion. Muslims shall be enabled to go to the places of worship, follow their religions, and live their lives in accordance with Islam. अब यहाँ ये नहीं आता कि Muslims will be allowed या Muslims को पूरा फ्रीडम मिलेगा टू डू दिस, कि ओरिजिनल पाकिस्तान की मूवमेंट की डिमांड थी कि भाई हमें फ्रीडम मिलना चाहिए टू एक्सप्रेस आवर आइडेंटिटी, टू हम अपनी वर्शिप कर सकें एंड एवरीथिंग. Objective resolution goes one step ahead and it says that Muslims shall be enabled. अब यहाँ चीज चेंज आ जाती है कि यहाँ स्टेट विल रादर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर कि मुस्लिम अपनी सर्विस कर सके, एंड ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए करेगा, बाकी माइनॉरिटीज के लिए का जिक्र इस डॉक्यूमेंट में नहीं आता. एंड इसके ऊपर एक अप्रूव आ जाती है इन तीन शिकों के ऊपर, इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर, फ्रॉम द नॉन मुस्लिम सेक्शन सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड मैं वो आपको बताता हूँ वो कितने थे और उन्होंने क्या कहा. लेकिन लियाकत अली खान डिफेंड्स दिस एंड ही कोट्स, एंड यू कैन राइट दिस कोट एज वेल व्हेन, अगर आपको ऑब्जेक्ट, you would notice, sir, that where state is not to play part of a neutral observer, wherein Muslims may be merely free to profess and practice religion. Because such an attitude on part of state would be negation of very ideals which prompted Pakistan. Tabir, are you writing? Yeah, should I write this quote here for you as well? Tabir, yes, you are. So I would repeat, you would notice, sir, that state is not to play part of a neutral observer, wherein Muslims may be merely free to profess their religion. Because such an attitude on part of the state would be the negation of very ideals which prompted demand of Pakistan. So Liaquat Ali Khan says, state may neutral observer nahi rehna. Ab this is something that the non-Muslim members find imperative. एंड इसके अंदर आपने दो बड़े नाम है जिनकी क्रिटिक लाजमी लिखनी है अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, एंड वो है प्रेम हरी अन्ना एंड बी चंद्रा. तो सबसे पहले दे मूव अ रेजोल्यूशन कि हमें टाइम दें कि हम इसको पढ़ें. They move a resolution in the Constituent Assembly, give us time to study this resolution, and उसके बाद फिर इसके ऊपर अगली बैठक करते हैं, which is defeated in the resolution. तो कहते नहीं जी कोई स्टडी नहीं, अभी इधर जो बात करनी है करना. Then Sri Chandra questions the need for an objective resolution, while also questioning the alleged religious bias of the resolution. ये जो resolution की जरूरत क्या है? Why objective resolution? ये क्यों बनाई जा रही है? Why cannot we go straight to the constitution या constitution making exercise? And अगर इसे बनाया जा रहा है तो इसमें इतना strong religious bias क्यों है? And ये दोनों जो individuals हैं, Hari Banna and Chandra साहब, they give some 17 major amendments to the resolution, जिसके अंदर वो कहते हैं कि they try to enhance focus on democratic principles. They try to consolidate legislative and executive power of the representatives. They try to curb bias for Islam by omitting जो बहुत ज़्यादा इस्लाम को mentions किए गए हैं. They try to consolidate safeguards for the minorities. Try to denounce distinctions of class and caste. सारी चीजें they try to थोड़ा सा liberal outlook आती है उनकी amendments, proposed amendments. Their amendments are completely defeated. इसमें से एक को भी adopt नहीं किया जाता in the objective resolution by a motion that is passed 21 members to 10. 10 तमाम non-minority में 10 ही members होते हैं, तमाम non-Muslims थे, and ये 10 के 10 objective resolution के खिलाफ वो
अपना करते हैं, अमेंडमेंट्स देते हैं, एंड देन दे बिल इज डिफीटेड कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सिक्वेंटली आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर ली जाती है इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, जिसका एक हेवी इस्लामिक कैरेक्टर है, एंड उसके ऊपर एक एथनिक एथनिक से ज्यादा कम्युनल कम्युनल यानी कम्युनिटी बेस्ड डिविजन्स आपको नजर आ जाते हैं कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो एक तरफ हैं, दे डू नॉट वांट दिस टू पास। मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ है, दे डू नॉट वांट टू इनकॉर्पोरेट अ सिंगल अमेंडमेंट जो मुस्लिम्स दी है। एंड इस अकोमोडेशन आपको पहले सीड्स मिलते हैं, जो हमारा एक कम्युनल डिवीजन आती है, उसके बाद सबसे आप देखते हैं कि इस्लामिक डोमिनेंस इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन योर स्टेट, वो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिल जाती है। अब मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्रिटिकली पढ़ाई है। आई डिड नॉट ट्राई टू टीच यू कि इसके अंदर है क्या क्या, वो मुझे पता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड इफ यू वांट तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मैंने जो आप 3 इसकी शकें बताई हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, वो बताइए जिनके थ्रू यू कैन डेवलप अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि वाज इट अ सक्सेस फेलियर, एंड इफ इट कम्स यू कैन गिव अ सेटिंग सेपरेट हेडिंग कि इसके अंदर ये क्रिटिकल एनालिसिस थे, इस्लाम के हैवी कैरेक्टर की वजह से ये हुआ, एंड इन योर वे फॉरवर्ड you can give, excuse me for a minute. जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आप उसको क्रिटिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, एंड साथ जो इसके अंदर अपनी रिकमेंडेशन में भी कि उस टाइम पे अगर उनकी अमेंडमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट ना किया जाता और उसमें से जो पॉजिटिव अमेंडमेंट्स थी, जैसे इनहेंसिंग फोकस ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये पॉजिटिव है। Consolidating legislative and executive power of public representatives, this is positive as well. Similarly, denouncing class and caste distinctions, this is also positive. Pro- Providing adequate focus on safeguards for minority, इसके ऊपर सिर्फ एक point of objective resolution बोलता है safeguard of minority के ऊपर। बाकी जितने भी points हैं वो इस्लामिक इन कैरेक्टर हैं या जनरल इन कैरेक्टर। अगर इसको ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन could have been a consensus based document, but it was not a consensus document, rather जो इसके अंदर आपको एक कम्युनल डिवीजन नजर आती है स्टार्ट में। तो यू कैन राइट दिस इन योर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। खैर ये एनालिसिस साइट पे इट इज अ लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि सिमिलरली इसको 1956 के प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया, आगे प्रीएम्बल्स के अंदर भी डालते गए, एंड 1973 के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, बट देन through constitutional amendments it was made a part of the actual constitution itself. So objective resolution is now very much part of your constitution, ये इसकी legacy है। So are we clear on objective resolution, या do you feel that we need to discuss that? मैं इधर से आगे चलूं? अब्दुल वासी किधर गया? अच्छा, बिलाल के अलावा अदर पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास? तो अभी क्लियर सारे, जरा सारे जागे, मुझे डर है कि मैंने आपको सुला दिया। आज का टॉपिक कैसे? लिखते रहो, यस सर, करो करो, थोड़ा आपको भी टाइप करके आपकी भी हाथ ले। ठीक है, ठीक है, फेयर ना। सो अब आगे चलते हैं। सो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डायसेक्ट कर ली, उसके बाद आपके पास आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो दिखाता हूँ। आज बेहतर क्लास, लास्ट क्लास में ज्यादा सोए थे हम। अच्छा, आप लोगों की क्या ही बात है, आप लोग तो
महान हस्ती हैं, जब मर्जी आपका दिल करे आप सो जाएं, जब मर्जी दिल करे जाग जाएं। सो आप इसको देख सकते हैं, ये सेलियंट फीचर्स हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, ताकि बाद में आप लोग मेरे ऊपर ना चढ़ जाएं कि आपने बताया नहीं था कि ये। सो sovereignty belongs to Allah. It is a Islamic point Islamic democracy के principle of democracy, but as enunciated by Islam. Principles of democracy: freedom, equality, tolerance, social justice, as enunciated by Islam. Muslims shall live their lives according to teaching of Quran, Sunnah. Protection of minorities का एक point है कि एडुकेट उनको protection दी जाएंगी. गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखेंगे, नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सोर्स ऑफ लॉ कुरान एंड सुन्ना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये सारी आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं. ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल. बाकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर काफी आपको वहां से मिल जाता है. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी. लेट मी शेयर इट हियर इन दी मीटिंग ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें. ठीक हो गया. सो अभी हम आगे चलते हैं एंड वी गो टू द कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको बताया 56 है, 62 है, 73. अब जो मैंने सवाल देखे हैं 62 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत कम घास डाली जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग. सवाल अमूमन यही आता है कि आप 56 73 को कर लें, कंपेयर कर लें, या फिर अगर आ जाएगा बहुत, एंड दिस इज रेयर एज वेल, यह आ जाएगा कि भाई आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस को आपस में कंपेयर करें. जी सदरा, you have said sir. चलेंगे, if you have nothing more to say तो हम आगे चलते हैं. इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना. This is a mock exam that I attempted in my preparation. And the question वॉइस का इशू आ रहा है, ये सिर्फ सिद्रा की तरफ आ रहा है या सब की तरफ आ रहा है? ठीक हो जाता है सिद्रा, परेशान नहीं होना, ठीक हो जाता. ये फिर आपकी तरफ है. सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन था कि इसको आप कंपेयर करें. इससे ज्यादा कि इसके अंदर मटेरियल क्या है, मटेरियल ढूंढना पार्लियामेंट्री ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में फर्क नहीं है. आई वांट टू शो यू हाउ you need to do it. You can write an introduction and you can write a better introduction than what this is. ये तो एक पूरे पैराग्राफ में लिखा है. You can enunciate it even further. बट उससे आगे आप जाते हैं, आप एक लिखें कि भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है क्या. वो लिख के आप उनको, इनमें से ये पार्लियामेंट्री है और ये प्रेसिडेंशियल है. अब आप उनकी सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे. पाकिस्तान went through the following key events. 1947 adoption of Government of India Act and IIA as interim constitution with changes. आपके फ्लो चार्ट बन गए. फिर 12 मार्च पैसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 23 मार्च प्रोमलगेशन ऑफ 56. आप बीच में बीपीसी रिपोर्ट्स भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं. बीपीसी रिपोर्ट 1 2 3 तीन है, 1950 52 और 53 की. 8 मार्च 1958 एब्रोगेशन 56 कॉन्स्टिट्यूशन की. 8 जून में 62 आ गई. 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, अडॉप्शन ऑफ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. और 14 अगस्त 1973 के आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन बना. अब जब आपने इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने, जब भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, इट इज बेटर इफ यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. सबसे पहली चीज ये है कि दोनों की लेंथ क्या है. लेंथ दोनों की आइडेंटिकल है तकरीबन. 234 आर्टिकल हैं 56 में, इसमें 280 है. उसके 13 पार्ट हैं, इसके 12 हैं, 6 स्केड्यूल्स हैं. दोनों के अंदर जो की टेक अवे है जो आप नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे इस जगह पे
इधर आप करके लिख सकते हैं कि टेक अवे both constitutions were lengthy. इस तरह करके you can write something because that is your, and you can write it after every point, because अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है it is one of the most lengthiest constitutions in the entire world. ठीक है, तो ये चीज आप अपने उसके एनालिसिस में भी दे सकते हैं. फिर दूसरा आ जाता है डेट ऑफ प्रोमलगेशन, ये इस तारीख को आई, ये इस तारीख को आई. देन आ जाता है टेन्योर. अब 56 की कॉन्स्टिट्यूशन का द फर्स्ट थिंग दैट स्टैंड आउट इसका टेन्योर है, ये सिर्फ 2 साल चली. 73 की कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू डेट. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर भी फेडरल पॉलिटी थी. फेडरल पॉलिटी है कि यानी जिसमें प्रोविंसेस के अंदर और सेंटर के अंदर पावर डिवीजन होगी. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगी जो पावर डिवाइड करेगी प्रोविंसेस और सेंटर में. सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर उसका लॉ सुप्रीम कंसिडर करेगा, और प्रोविंसेस के अपने सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे उनका लॉ सुप्रीम कंसिडर किया जाएगा. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो दोनों के दरमियान को के डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकती है. सो ये एक फेडरल सिस्टम होता है. तो दोनों ने एक फेडरल सिस्टम के लिए प्रोविजंस दी हैं. फीचर्स ऑफ फेडरेशन, जो फीचर्स क्या है 56 में, देयर इज क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस विद प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज एक्सेप्टेड. जो इसमें है 18th अमेंडमेंट, इट हैज मेड डेवोल्यूशन ऑफ पावर नेसेसरी. इसने ना सिर्फ सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर पावर डिवीजन किए, इसने प्रोविंसेस से फर्दर लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी पावर को के डेवोल्यूशन को नेसेसरी करार दिया है बाय आर्टिकल 140A, जो कहते हैं कि प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट्स को पावर के एम्पावर करेंगी. तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप में कोई अकल है, तो लेंथ ब्लू मार्कर से लिखा है, डेट ऑफ प्रोमलगेशन ब्लू मार्कर से लिखा है, टेन्योर ब्लू मार्कर से लिखा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्लू मार्कर से है, फीचर्स ऑफ फेडरेशन ब्लू मार्कर, लेजिस्लेशन लिस्ट ब्लैक से. वो इसलिए है टू शो कि ये फीचर्स ऑफ फेडरेशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फला ये बड़ी कैटेगरीज है. अब जो लेजिस्लेशन लिस्ट है ये फीचर्स ऑफ फेडरेशन के अंदर एक सब कैटेगरी है. आप इसको मजीद बेहतर कर सकते थे भाई, यहाँ 1 2 3 4 5 आ रहा होता है, ये 5वां पॉइंट होता है फीचर्स ऑफ फेडरेशन, एंड लेजिस्लेशन लिस्ट ए होता, बी होता, सी होता, इस तरह करके आगे शुरू. लेजिस्लेशन लिस्ट 56 में 3 थी, एक फेडरल थी, एक प्रोविंशियल थी और एक कंकरेंट थी. जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे तकरीबन 97 थे, वो उनके ऊपर सिर्फ फेडरल हुकूमत लेजिस्लेट कर सकती. प्रोविंशियल के ऊपर सिर्फ प्रोविंशियल और कंकरेंट जिनके ऊपर दोनों करेंगे. लेकिन जब दोनों करेंगे तो अगर दोनों ने एक ही चीज पे लॉ बना दिया और लॉ मुख्तलिफ है तो किसका लॉ फॉलो करें. 56 कहता था कि लॉ फॉलो होगा फेडरल का. फेडरल का लॉ फॉलो होगा जहां भी दोनों ने सेम के ऊपर किया है. एंड ऐसा सब्जेक्ट हुआ कि जिसके ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की तो रेजिडुअरी पावर किसके ऊपर जाएगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा. 56 कहता था कि रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअल पावर ये आपकी फेडरल के पास जाएंगी. Which form of government is better? Which form किसकी बात कर रहे हैं आप? Are you talking about presidential and parliamentary? Are you talking about unitary or federal? किसका comparison कर रहे हैं? Unitary and federal का? Presidential and parliamentary. वो हमारे अगले लेक्चर का स्कोप है. आप जाके लेक्चर प्लान देखेंगी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने अगले लेक्चर में ये बातें सारी करनी है, तो वो होंगी. डोंट वरी. लेजिस्लेशन लिस्ट जो 73 में ओरिजिनली 2 थी, फेडरल एंड कंकरेंट को अबॉलिश कर दिया गया अंडर 18th अमेंडमेंट. प्रोविंशियल लिस्ट क्यों नहीं बनाई? जो भी सब्जेक्ट फेडरल के अंदर नहीं आ रहा वो किसकी एम्बिट में है? वो प्रोविंस की एम्बिट में. रेजिडुअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन 73 में इनके पास है, प्रोविंसेस. 56 में इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए एक
कमीशन बनाया गया जिसका नाम था IPC, इंटर प्रोविंशियल कमीशन, जबकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेटल करने के लिए था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI। आर्टिकल 148 के तहत गालिबन बना है। आई एम नॉट श्योर कि हम इसे दोबारा कंफर्म करते हैं। एंड ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ये इट स्टैंड्स टू डेट। आपने अभी रिसेंटली एक खबरों में बहुत इसका बड़ा फैसला भी सुना होगा, आर्टिकल 153। अगर ये है तो यू राइट, मुझे आई एम नॉट श्योर, मैंने फिर भी इसे कंफर्म। सो इसका एक बहुत बड़ा फैसला आपने सुना होगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। कैन समवन टेल मी कि कौन सा प्रोमिनेंट फैसला किया है पिछले दिनों में CCI ने, पिछले 2 हफ्तों की, 2 हफ्तों के अंदर? चलो आई विल गिव यू अ हिंट, इलेक्शन से रिलेटेड। एनी वॉलंटियर? 57? नहीं। इलेक्शन कमीशन पावर्स? नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं है। CCI ने, एक हद तक इलेक्शन कमीशन पावर कह सकते हैं। CCI ने फैसला किया इलेक्शन कमीशन फ्रेश डिलिमिटेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आफ्टर द डिजिटल बेस्ड कंसेंसस जो 2023 में हुआ है। तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 4 महीने से फ्रेश डिलिमिटेशन में लगाएगा, 14 दिसंबर को वो एंड होगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेगा। शेड्यूल कम से कम 2 महीने शेड्यूल एक्सपेक्टेड है। तो ये इलेक्शन डिले आप सुन रहे हैं कि 3 महीने से ज्यादा इलेक्शन आगे जाएंगे ही जाएंगे, वो CCI के फैसले। एंड वो CCI से फैसला कराया गया ताकि तमाम प्रोविंसेस इस बात के ऊपर पे हो। नहीं, खुद वाला नहीं, वो तो एक अमेंडमेंट है ना, दैट इज एन अमेंडमेंट इन इलेक्शन एक्ट 2017। उसकी एक शेप को अमेंड किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूनिलैटरली इलेक्शन अनाउंस करेगा। CCI ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2023 सेंसस हुआ है, बाद फ्रेश डिक्लेरेशन कराएगा। ठीक हो गया। तो इधर से हम आगे चलते हैं। फेडरल, अब पिछली हमारी फेडरेशन वाली फीचर्स ऑफ फेडरेशन कैटेगरी एंड हो गई है। 3 पॉइंट्स उसके अंदर हैं, लेजिस्लेशन लिस्ट एंड प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं। अब फेडरल लेजिस्लेचर की हमारी कैटेगरी, इसका सबसे पहला है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई लेजिस्लेचर के अंदर की मेकअप क्या है। तो पार्लियामेंट उसमें यूनिकैमरल है 56 में, देयर इज नो अपर हाउस। 73 इज बाइकैमरल विद सेनेट एज प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली का फार्मूला के बाद 56 में रखी गई, पैरिटी बिटवीन फेडरेटिंग यूनिट्स। एंड 73 में देयर वाज नो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई सेनेट में। उसमें सेनेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखने के प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी फॉलो किया। फेडरेटिंग यूनिट्स क्या थी? उसमें सिर्फ 2 थी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इसमें 4 हैं, प्लस फेडरल कैपिटल टेरिटरी, प्लस कश्मीर जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ऑटोनमस यूनिट्स हैं। पाटा के एरियाज में थे जो कि अब 25 के बाद चेंज हो गए। इलेक्टोरल सिस्टम, इसके अब ये एक अलग कैटेगरी बन जाती है। फिर इसके अंदर जी मेंबर्स पार्लियामेंट इलेक्ट अंडर इलेक्टेड अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें भी अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसमें एज कवर 21 साल से ऊपर वोट कर सकते थे, 18 साल से ऊपर कर सकते हैं। इलेक्टोरेट, सिस्टम ऑफ इलेक्टोरेट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट है, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम इनके लिए अलग-अलग इलेक्टोरेट नहीं बनाए, सारे इलेक्टोरेट। यस, नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड सीट्स है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, उसके अंदर 60 दिन अगर आप एब्सेंट हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। इसके अंदर उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया और 40 दिन। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होता है आपका प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, इसके अंदर फिर आपकी सब हेडिंग बन जाती हैं प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की। प्रेसिडेंशियल पावर्स, स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंट इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन
वाला स्ट्रांग था। मैंने आपको बताया था 73 में भुट्टो साहब ट्राई टू सेंट्रलाइज ऑल पावर इन ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट था वो चीफ एग्जीक्यूटिव था 56 में। 73 में वो एक सिंबॉलिक फिगर हेड बन गया। गुड पॉइंट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी एमएनए द प्रेसिडेंट थिंक्स हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ द होल असेंबली, उसको वो प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा कि आप आके हुकूमत बना लें। जबकि 73 में लिखा हुआ है कि जो भी एमएनए जिसको बाकी एमएनए इलेक्ट करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने उससे हेल्प लेना है। दोनों में फर्क है, प्रेसिडेंट की पावर्स में दोनों जगह फर्क है। यहाँ वो एक सिंबॉलिक फिगर है सर। पीएम की एडवाइस वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट हर मामले में 56 में, बट यहाँ जिस मामले की एडवाइस आ गई, प्रेसिडेंट या उसको हाँ करके आगे कर सकता है, उसको ना नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर या आपने चुप करके रिजाइन कर। प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफिस वीकर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पीएम ऑफिस यहाँ टू एग्जीक्यूटिव, वहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कैबिनेट मेंबर्स ऑन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर को डायरेक्टली नोटिफाई करता है, डायरेक्टली अपॉइंट्स मेंबर्स। ये उसका एक कंपैरिजन है। इसमें और फीचर्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर आए, कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अगर आए आपके पास, तो आप कुछ गिनती के फैक्टर्स हैं कि आपने उनकी उन कैटेगरीज को लाजमी देखना है। मैं आपके लिए इधर बता देता हूँ। अगर मैं आज की डेट में ये रेज करने में कामयाब, तो जो कि मुझे शक हो रहा है क्योंकि जिंदा हो अभी तक या सारे अपनी अबदी जिंदगी को आगे चले गए अच्छे से। सो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन आता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। यू कैन राइट एक कंपैरिजन आप उसका एग्जीक्यूटिव का कर सकते हैं, एक कंपैरिजन आप उसके लेजिस्लेटिव मेकअप का कर सकते हैं, फिर एक कंपैरिजन आप उसके उसामा में, मुझे यकीन है कि आप जिंदा है, मुझे आप अपनी शक्ल, अपने इतनी खूबसूरत चेहरा ना भी देखते तो मैं मान जाता कि आप एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मेकअप। ये इसके अलावा और क्या था, उसामा को देख के ज़हन नहीं हाली अपने। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मेकअप, फेडरलिज्म या फेडरेशन के ऊपर बात हो सकती है। नहीं, मुझे बेहद शर्म आ रही है आपको से। आप उसके अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री है, योर राइट। आप उसके अंदर उसकी जनरल लेंथ, टेन्योर, प्रोमulgation के ऊपर बात कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तीसरा जो आपका है ऑर्गन ऑफ द स्टेट, आप उसके ऊपर जुडिशरी की पावर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीजों को, और इसके अंदर फिर सब हेडिंग्स बन जाती हैं एग्जीक्यूटिव में। जैसा आपके पास आर्टिकल्स आर्टिकल्स आप वो कोट कर दें तो आपके लिए बेहतर है। और आप उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकल गवर्नमेंट, और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर प्रोविंसेस के ऊपर अलहदा या फेडरेटिंग यूनिट्स के ऊपर अलहदा बात कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, आप उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स दिया है कि नहीं। इसके अंदर आपने कंपैरिजन कर, एंड ये जब भी आप ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे, आपने अपने जहन में यही ब्रॉड हेडिंग्स रखनी है और इसी के अंदर मटेरियल इकट्ठा करना है और उसको रिप्रेजेंट उस तरह करना है जिस तरह मैंने आपको अपने मॉक में दिखाने की कोशिश की है। ठीक हो गया। सो वी हैव
मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर भी इफ यू वांट तो मैं आपको एक और जगह से भी ये दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये बड़े आना मारे कि ये नहीं दिखाया गया है, वो नहीं दिखाया गया। लेट मी शो यू, देन आई गिव यू उसका लिंक। दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के नोट आप अपने पास बना के रख सकते हैं। रिटन है, रिटन है, रिटन है, इसके ये लेंथ है। प्रीएम्बल, इसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया कि नहीं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, फेडरल सिस्टम, लेजिस्लेचर क्या था, चेक्स एंड बैलेंसेस थे कि नहीं थे, नेम ऑफ कंट्री को छोड़ दें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बीच में थे, फंडामेंटल राइट्स की क्या सूरत हाल है और इस्लामिक प्रोविजंस क्या हैं। ये भी आप इसके अंदर इन हेडिंग्स को यूज करके डाटा अपना डाल सकते हैं। हेडिंग्स में आपको दे रहा हूँ। ठीक हो गया, उससे ये सोचना अच्छा होता है। हमने कर लिया। So we have dissected important constitutional documents. We have dissected constitutional and political history of Pakistan. एक important हमारा constitutional document रह गया है and वो है the 1973 constitution itself. And वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ because this is very important. अपने खुद में important है या नहीं है, this is important। ये आपको references बहुत अच्छे देता है and अपनी constitution से बेहतर reference आपके पास कोई मौजूद नहीं है। एंड इसकी एक साइंस है, वो मैं साइंस आपको हल्की से समझा दूं ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस चुप करके उसको देखें। सबसे पहले ये चीज देखें, ये है अमेंडमेंट टू आर्टिकल 2A के तहत जो बाद में डाला गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नाउ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। तो ये जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सवाल है आप वो कर सकते हैं। सिमिलरली जो स्टार्ट वाले इसके चैप्टर्स हैं, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 1। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जो बाइंडिंग नहीं होते किसी भी हुकूमत पे लेकिन वो की पॉलिसी को डायरेक्ट करते हैं। फिर फेडरेशन के ऊपर बात होती है जिसमें प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है। फिर फेडरल गवर्नमेंट पे बात होती है, फिर प्रोविंसेस आ जाते हैं। इस तरह इसके अपने चैप्टर्स हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है जो मैं आपको दिखाना, फंडामेंटल राइट्स का। Because whenever you're writing it, be it in the essay, be it in Pakistan affairs or current affairs जहाँ आप कोई सवाल दे सकते हैं, तो you need to quote these as well. For example, अगर आपके पास एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है तो आप राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25 को कोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान says that all children up till the age of 16 have the right to compulsory free education. सिमिलरली अगर रूल ऑफ लॉ पे बात हो रही है तो सेफगार्ड्स टू अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे 10A का जिक्र कि इमरान खान साहब के वकील बहुत ज्यादा इसका जिक्र कर रहे हैं। आर्टिकल 11 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, स्लेवरी, फोर्स लेबर प्रोहिबिशन। चलें ठीक है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको भी। दीज आर, ये चार इम्पोर्टेंट हैं। इसको मैट्स इसका निमोनिक है, M फॉर मूवमेंट, A फॉर असेंबली, A फॉर एसोसिएशन, T एंड S। इस तरह आप इनको मैट्स करके याद कर सकते हैं। 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन 19A। फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आ जाए, ये मैट्स, मूवमेंट, A असेंबली, A एसोसिएशन, T ट्रेड, S स्पीच। और अगर आप बहुत ज्यादा कोई पापी होना चाह रहे हैं तो मैट सी कर दें, आई से इंफॉर्मेशन डाल दें। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, जब भी आप माइनॉरिटीज की बात करें तो आर्टिकल 20 का वाला लाजमी दें। एंड इफ यू वांट, फिर इस तरह से आप इसको छोड़ के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में से भी दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट अपने ज़हन में रख लें। सबसे ये आर्टिकल 40 मैंने आपको पढ़ाया है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। सिमिलरली इसके अंदर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में आर्टिकल 36 और आर्टिकल 20 लगते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जब
गवर्नमेंट आएगा तब भी पढ़ाऊंगा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने हर सूरत में रेफरेंस करना है अपने सवाल में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अच्छी ग्रिप आपको आपकी रेफरेंसिंग के अंदर भी बहुत हेल्प करेगी, इसलिए ये मैंने आपको ये भी दिखा दिया। इसका भी लेट मी शेयर द लिंक विद यू ताकि आप लोग इसको देख। ओके हो गया, आगे चलें। ठीक है, डन। इसके बाद अब हमारा ये हो गया, अब हमारी आ जाती है 18th अमेंडमेंट। वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, वो भी आप इसी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ एंड इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, तो इसलिए मैं उसका आप इसमें एंड वो भी मैं आपको अपने एक मार्क से पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज एक मार्क से भी पढ़ा देता हूँ, वैसे भी पढ़ा दूँ ताकि आप उसके अंदर वो देखें। सो 18th अमेंडमेंट, नाउ द क्वेश्चन हियर इज द 18th अमेंडमेंट, उसको क्या चैलेंजेस लाहक हैं एंड उसके अंदर क्या चीजें चेंज की गई एंड उसके क्या चैलेंजेस आए, ये क्वेश्चन था। जब भी हमने 18th अमेंडमेंट की अगर आप बात करें तो 18th अमेंडमेंट से कुछ ही कीवर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। उन कीवर्ड्स में एक है कि भाई वो आपसे कहते हैं 18th अमेंडमेंट एक मॉन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट था, उसमें हुआ क्या क्या। या वो आपसे कह सकता है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर को क्या चैलेंजेस लायक हैं, या वो आपसे आपके क्रिटिकल एनालिसिस 18th अमेंडमेंट की सक्सेस पे या फेलियर के ऊपर, ये दो चीजों। एंड आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट लेक्चर, दिस इज अ टैक्सिंग लेक्चर, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम ऊपरली डिफरेंट डिफरेंट चीजों को छेड़। तो मैं कोशिश करूंगा कि सम पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हम कल के ऊपर ले रहे हैं या अगले लेक्चर के ऊपर ले जाएं, क्योंकि अगला लेक्चर इज आल्सो रिलेटेड, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी उसमें सारी बातें हो सकते हैं। तो इफ यू वांट तो मैं अभी 18th अमेंडमेंट आपको आज ही पढ़ा देता हूँ, इफ यू वांट मैं इसको कल पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं अभी आगे इसको मुकम्मल कर देता हूँ एंड कल फिर हम इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आज ही पढ़। अच्छा बिल्कुल कल सर, बाकी क्या कहते हैं, वीर डेमोक्रेटिक क्लास, जल्दी जल्दी अपने जवाब दें एंड आप बिल्कुल ही सही, एटलीस्ट एंगेज में इन द चैट। फिर आज कल 2-2 हो गया, 3-2 हो गया, आगे। कल का मतलब ये नहीं है, कल कल का मतलब नेक्स्ट अवेलेबल लेक्चर हो। ओके चलो फिर हम 18th अमेंडमेंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी कह रहे हैं कल एंड 18th इज इम्पोर्टेंट, तो 18th को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक है, नहीं अब इसको ना हम इसको अगले लेक्चर के कल पूछ रहा हूँ माजिद से व्हेन नेक्स्ट लेक्चर इज विद मी, तो फिर हम आप इसको कर एंड मैं पेपर्स ये दोनों आपसे शेयर 18th वाला भी शेयर कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी शेयर कर दूंगा, सर के साथ शेयर कर दूंगा। वैसे भी आई वाज मीनिंग टू सेंड इट टू सर, क्योंकि सर ने कहा था कि आप लोग मांग रहे थे कि कोई मार्क पेपर अटेम्प्ट आपके पास आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये नोट्स जो बनवाए हैं ये वो करेंगे, ताबीर ताबीर, ये जितने भी नोट्स हैं जो मैंने चीज बोली है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके चार्ट में अपनी क्लास के साथ शेयर कर दें। बेशक किसी नोट पैड के ऊपर आपने अगर लिखे हुए हैं तो वो, अगर आपने मैनुअली लिखे हैं, स्कैन करें, टाइप किए हैं, तो आप उसके जो नोट पैड होता है डॉक्यूमेंट शेयर, तो वाला भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आपका काम ये है कि अगले लेक्चर से पहले आपने सवाल, अगले लेक्चर में हम 18th अमेंडमेंट की बात करेंगे, इसके चैलेंजेस जो 5 इधर दिए हुए मैंने इस सवाल में, इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं जिस पे हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे इकट्ठे बैठ के। एंड स्लाइड्स के ऊपर मैंने आज आपको बताया नहीं, मैं आपके साथ बाकी रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिसमें, एंड इसके अंदर
आपने ये और चैलेंजेस सोचते हैं, फिर हम एनएफसी अवार्ड भी इसके साथ पढ़ेंगे, बिकॉज अब मैं इसको लिस्ट में नहीं छोड़ सकता कि आप एनएफसी रिवॉर्ड जो है उसको खुद से पढ़ें। एनएफसी अवार्ड को खुद इसके साथ पढ़कर उसी के साथ हम सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को डवटेल करेंगे। सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को डवटेल करने के बाद उसके अंदर वाटर शेयरिंग का भी जो डिस्प्यूट है, प्रोविंसेस के आपस के जो रिलेशंस हैं उनको भी हम उसके अंदर देखेंगे। एंड फिर प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक कंपैरिजन देखेंगे। ये सारी चीजें हमारे इस अगले लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर इससे मिलता जुलता है। इट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिटेल करके हम इन 2 लेक्चर्स में जितने भी पॉलिटिकल रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको खत्म कर लेंगे। ये इन लेक्चर्स की स्लाइड्स बनाना या उसमें इन सारी चीज़ों को कवर करना इसलिए मुश्किल है कि इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस मांगते हैं, जिसका बैकग्राउंड मैं आपको वैसे दे सकता हूँ। स्लाइड्स के अंदर इस थॉट को कंपार्टमेंटलाइज करना, इट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ गोइंग अहेड विद इट। बाकी जिन चीज़ों की स्लाइड्स मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत होगी या जिनकी बननी चाहिए, वो मैं साथ साथ बना के आपको देता रहूँगा। जैसे अब आगे हम एनर्जी या इकोनॉमी में जाएंगे तो उन चीज़ों पर स्लाइड्स मुझे लग रहा है कि बनानी होंगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको मैप्स और ग्राफ्स और ये चीज़ें दिखानी होंगी, तो वो उनकी स्लाइड्स दी जाएंगी। So that is all for today. In the next lecture, we'll pick it up. So, LFOs and PD system. जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एंड पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर्स हैं जिनको एक डॉक्ट्रिन है। एंड अगले लेक्चर के अंदर हमने एक जुडिशरी के केसेस को भी जल्दी, बल्कि ऐसा करते हैं जुडिशरी के केसेस को जल्दी जल्दी थोड़ा सा डायसेक्ट में। सो एलएफओज एंड जो आपके पीसीओज हैं, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, ये 2 तरह के ऑर्डर्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें मिलते हैं, जो कि तब आए जब मार्शल लॉ लगा हुआ था एंड तब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन या एब्रोगेट कर दी गई थी या उसको अबेंस में होल्ड किया गया था एंड असेंबलियां तहलील थी। जो भी नई लॉ मेकिंग करनी है या मुल्क को जिस फ्रेमवर्क के तहत चलाना है, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। या खान साहब ने हमें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया एंड फिर अंडर ज़ियाउल हक एंड मुशर्रफ साहब गॉट पीस। इनकी लीगल सैंक्शन हमें मिलती है एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड एक थ्योरी है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा या लेक्चर में पढ़ाऊंगा, स्टेट, वो है केल्सन की थ्योरी ऑफ स्टेट है, जिसमें वो कहते हैं कि जब कोई भी पार्टी विक्टोरियस होती है या कोई रेवोल्यूशन आती है या चेंज इन गवर्नमेंट आता है, तो जस्ट बाय द प्रैक्टिकल चेंज ऑन ग्राउंड कि अब हुकूमत चेंज हो गई है, दे अर्न द राइट टू मेक लॉज एंड दोज लॉज विल बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड। इस थ्योरी के अंदर आपके कोर्ट्स ने इस चीज को चलने दिया कि हाँ जी, आप जो भी मार्शल लॉ वाला बंदा आएगा वो आके लॉज बना सकता है। उन लॉज के जो एक मजमुआ है उसको हम एलएफओ और पीसीओ कह देते हैं। इनके आपस के अंदर के जो डिफरेंसेस हैं कि भाई जी उस एलएफ क्या था और इस पीसीओ में क्या था, पहला डिफरेंस ये है कि वो उस टाइम की ग्राउंड रियलिटीज को मीट कर रहा था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया था, तो बेसिक फंक्शंस के लिए भी एक नया ऑर्डर एक नया फ्रेमवर्क चाहिए था। बट ये जो पीसीओ था, पीसीओ बिल्कुल नया फ्रेमवर्क या नए ऑर्डर्स नहीं लाया। इसने बस कहा कि सर्टेन शिकें 73 कॉन्स्टिट्यूशन की ये सस्पेंडेड हैं, बाकी एज इट इज चलेंगी, एज इट इज अप्लाई होती रहेंगी। एंड इस पीसीओ के तहत उसने फिर नए ओथ्स लिए जजेस ने एंड फिर उस पीसीओ के तहत वो आगे चीज चलती रही। मजीद इफ यू वांट कि भाई बिल्कुल इन डिटेल पॉइंट्स के लिहाज से मुझे बताएं कि उस एलओफओ में क्या था और इन पीसीओ में क्या है, तो वो फिर मैं आपको पॉइंट्स के लिहाज से अलहदा से दे दूंगा। दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन राइट नाउ। जो अयूब खान साहब की बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो बीडी सिस्टम था, अयूब खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया इन 1962
एंड उन्होंने चूंकि असेंबलियां बहाल, 2 असेंबलियां उस टाइम पे कोई इलेक्शन थे ही नहीं, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे ही नहीं, मसला ये था कि जी अब कौन इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने उसको सॉल्व किया कि भाई हम डायरेक्टली इलेक्ट कराते हैं लोगों से एट लोकल गवर्नमेंट लेवल, ऐसे नुमाइंदे जो उनके बीडी मेंबर्स होंगे, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर्स होंगे, जिनके पास एट द लोकल लेवल वो पावर होगी जो आज की लोकल गवर्नमेंट में ऑन पेपर नाजिम के पास होती है। एंड ये सारे मिल के इन असेंबली एक मेजॉरिटी के साथ इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो इट वाज अ सिस्टम दैट वाज डिजाइंड टू डवटेल local government system in order to give legitimacy to the presidential ambitions of General Ayub Khan. कि जी president BD members elect करेंगे because BD members were easier managed. And एक हद तक ये सिस्टम अच्छा चला, इसने बाईपास कर दिया द नीड फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज, इट बाईपास द नीड फॉर फेडरेटिंग यूनिट की असेंबली और उनको कोई ऑटोनॉमी देने की, एंड डायरेक्ट सेंटर को ग्रास रूट्स के साथ लिंक कर दिया। बट देन फिर इट अल्टीमेटली डिड नॉट लास्ट फॉर। तो ये दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई विल शेयर द रिसोर्सेज and in the next lecture we will complete it. This lecture on its own merit does not stand, ये 2 lectures का मजमूआ है, and that is how it has been planned, क्योंकि दोनों के अंदर politics and democracy and constitution discuss हो रही है। So by the end of the next lecture, I hope कि you tip on constitutional and political history of Pakistan, and पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम अच्छा है, constitution के साथ क्या issues हैं, क्या challenges हैं, क्या क्या बीच में landmark चीजें हुई, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अपना ख्याल रखें। We will meet again when the next lecture comes around.